रैपिड प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। स्मार्ट तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही उलझी हुई गुत्थी सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये गुत्थी ना इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है ना? जरा सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर कल को किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब जो सीईओ होता है वो अचानक से भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। ये तो सुनने में ही काफी अजीब लगता है। हाँ, और उस कंपनी के जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो देश की आधिकारिक सेना बन जाए। मतलब ये किसी बेहद डरावनी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? बिल्कुल लगती है, लेकिन 18वीं सदी के भारत में ना ठीक ऐसा ही हुआ था। एग्जैक्टली। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी हैरान करने वाले इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, जो नोट्स हैं, वो मुख्य रूप से एसएससी, यूपीएससी और सीटीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए बेहतरीन विजुअल नोट्स हैं। हाँ, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ तारीखें और नाम रटना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उस पूरी प्रक्रिया को समझना है, उस कॉरपोरेट लालच और उस कालक्रम को समझना है जहां से आधुनिक भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है ना, वो निकल कर आया है। राइट। कैसे 1600 में व्यापार करने आई एक साधारण सी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप के सिस्टम को एक तरह से हैक कर लिया। हैक कर लिया, सही शब्द है। ये सत्ता और शक्ति के केंद्रीकरण की एक बहुत ही खौफनाक कहानी है। देखिए, इस पूरी कहानी को ना एक कॉर्पोरेट टेकओवर कहना ज्यादा सटीक होगा मेरे हिसाब से। कॉर्पोरेट टेकओवर। हाँ, क्योंकि ये सफर सिर्फ मसालों और कपड़ों के व्यापार से शुरू होकर एक साम्राज्य के निर्माण तक का नहीं है। ये इस बात का गहरा विश्लेषण है कि कैसे एक विदेशी व्यापारिक शक्ति ने एक के बाद एक नीतियां बनाकर पूरे सिस्टम को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और ये इतिहास का वो हिस्सा है जो बताता है कि आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे हमारी पुलिस हो गई या जिला कलेक्टर का पद हो गया या अदालतें होंगी, राइट? हाँ, तो उनकी नींव कैसे और किन इरादों के साथ रखी गई थी। सही बात है। तो कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से इस टेकओवर का असली खेल शुरू हुआ था। 1600 से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। हाँ, 1600 में वो आए और लगभग 150 सालों तक ना उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना और मुनाफा कमाना रहा। मुनाफे से मतलब सस्ते में सामान खरीदना और यूरोप में महंगे में बेचना। बिल्कुल। लेकिन कहानी में असली और सबसे बड़ा जो मोड़ आता है वो आता है 1773 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एग्जैक्टली। हमारे विजुअल नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट ने ना ताश के सारे पत्ते ही पलट कर रख दिए। कैसे? मतलब क्या बदला इससे? देखिए, इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया और यहीं से गवर्नर जनरल नाम के एक बेहद ताकतवर पद की शुरुआत हुई। अच्छा, तो प्रशासन, ब्रिटिश सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामले, तीनों की सर्वोच्च शक्ति एक ही कुर्सी में समाहित कर दी गई। बाप रे! और इस कुर्सी पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब वही बात हो गई जो हमने शुरू में कही थी कि कंपनी का मुनीम अब देश का राजा बन बैठा है। बिल्कुल वही बात है। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तो क्या इसके पीछे कोई डर था अंग्रेजों को? हाँ ना, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो दरअसल ब्रिटिश संसद की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के बेलगाम भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए था। अच्छा, मतलब कंपनी के अधिकारी खुद बहुत पैसा कमा रहे थे। बहुत ज्यादा। और भारत में उनके बढ़ते प्रभाव को एक संस्थागत मतलब एक इंस्टीट्यूशनल ढांचा देने की ये पहली बड़ी कोशिश थी। राइट। लंदन में बैठे ब्रिटिश सांसदों को ये डर सताने लगा था कि ये कंपनी इतनी अमीर और ताकतवर हो गई है कि कहीं ये ब्रिटेन के लिए खतरा ना बन जाए। ओह, तो उन्होंने सारी शक्तियों को एक व्यक्ति के हाथ में यानी गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित कर दिया ताकि उस पर नजर रखना आसान हो जाए। एग्जैक्टली। एक कॉर्पोरेट कंपनी का मुख्य अधिकारी अब सिर्फ बही खाते नहीं देख रहा था, वो अब लाखों लोगों के लिए कानून बना रहा था और युद्ध की घोषणाएं भी कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सिर्फ एक कुर्सी बना देने से तो राज नहीं चलता ना। उस कुर्सी के नीचे काम करने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, एक ढांचा चाहिए। सही कहा। और इस ढांचे को असली आकार देने का काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो 1786 से 1793 तक गवर्नर जनरल रहे। कॉर्नवालिस का नाम बहुत अहम है यहाँ। हाँ, क्योंकि स्रोतों के अनुसार ना कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक और राजस्व सुधारों का जनक माना जाता है। उन्होंने 1793 में
स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। जी। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवा जो आईसीएस है उसकी नींव रखना और आधुनिक पुलिस थानों का निर्माण भी उन्हीं के काल में हुआ। सुनने में तो ये सब सुधार बहुत अच्छे लगते हैं। लगते तो हैं, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। मतलब ये हमारी भलाई के लिए तो नहीं था। बिल्कुल नहीं था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि जब हम इतिहास की किताबों में सुधार या रिफॉर्म शब्द पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में भलाई की एक छवि बन जाती है। हाँ, कि कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन कॉर्नवालिस की ये सारे कदम भारत के विकास के लिए नहीं थे। इन सबका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश राज के मुनाफे को सुरक्षित करना था। उठने की प्रक्रिया को पूरी तरह से सिस्टमेटाइज करना था। एग्जैक्टली। स्थायी बंदोबस्त को ही ले लिए। अंग्रेजों ने जमींदारों से कहा कि भाई हमें हर साल एक तय रकम चाहिए, फिक्स अमाउंट। हाँ, लेकिन जमींदार किसानों से कितना टैक्स वसूलेंगे इसकी कोई सीमा तय ही नहीं की गई। अच्छा, यानी जमींदारों को खुली छूट दे दी गई कि वे किसानों को जितना चाहें उतना निचोड़ लें। बिल्कुल खुली छूट। और इसमें एक बेहद कठोर नियम भी था जिसे सूर्यास्त कानून या सनसेट क्लॉज कहा जाता था। ये सनसेट क्लॉज क्या था? इसमें होता यह था कि अगर कोई जमींदार तय की गई तारीख को सूरज ढलने तक अंग्रेजों को टैक्स का पैसा नहीं दे पाता था ना, तो उसकी जमीन तुरंत नीलाम कर दी जाती थी। बाप रे, मतलब जमींदारों पे भी दबाव था। बहुत ज्यादा दबाव। इस डर और लालच के कॉकटेल ने जमींदारों को बेहद क्रूर बना दिया और किसानों को तो पूरी तरह से बर्बादी कर दिया। अब इस तरह के कठोर सिस्टम को जमीन पर लागू करने के लिए, लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूलने के लिए ताकत चाहिए थी। तो इसीलिए कॉर्नवालिस ने आधुनिक पुलिस व्यवस्था बनाई। जी हाँ, दरोगा नियुक्त किए और सिविल सेवा का निर्माण किया। ये पुलिस जनता की रक्षा के लिए बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ इस शोषण के ढांचे को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए बनाई गई थी। 100%। ये तो मतलब बहुत ही सुनियोजित तरीके से की गई लूट का ढांचा था। तो अब सिस्टम बन गया, पैसे आने का रास्ता पक्का हो गया, सत्ता की जड़ें मजबूत हो गई। बिल्कुल। अब जब घर सुरक्षित हो गया तो अगला कदम स्वाभाविक था, पड़ोसियों पर कब्जा करना। और यहाँ एंट्री होती है लॉर्ड वेलेस्ली की। वेलेस्ली, जो 1798 से 1805 के बीच गवर्नर जनरल थे। हाँ, और इन्होंने साम्राज्य का बहुत आक्रामक विस्तार किया। पर दिलचस्प बात यह है कि उनका सबसे बड़ा हथियार कोई तोप या तलवार नहीं थी। कागज पर लिखी एक नीति थी। एग्जैक्टली, कागज पर लिखी एक नीति थी जिसे सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। हमारे जो विजुअल नोट्स हैं उनके मुताबिक इसके तहत भारतीय राजाओं को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और उसके बदले ब्रिटिश सेना की टुकड़ी को अपने राज्य में रखना पड़ता था। और तो और राजाओं के विदेशी संबंधों पर भी अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण हो गया। और सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इस संधि को स्वीकार किया था। हाँ, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ ना, तो ये पूरी व्यवस्था मुझे एकदम किसी प्रोटेक्शन रैकेट या माफिया की वसूली की तरह लगती है। प्रोटेक्शन रैकेट, बिल्कुल सही शब्द पकड़ा है आपने। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि हमारी सेना का खर्च तुम उठाओ और हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, वरना हम ही तुम पर हमला कर देंगे। बिल्कुल। ये प्रोटेक्शन रैकेट वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है। सहायक संधि दरअसल कूटनीति के नकाब में छिपी एक बहुत ही घातक रणनीति थी। काम कैसे करती थी ये जमीनी स्तर पर? देखिए, इसके पीछे का जो काम करने का तरीका था, जो मैकेनिज्म था, बहुत चालाकी भरा था। अंग्रेजों ने बिना एक भी गोली चलाए भारतीय राजाओं को पूरी तरह से पंगु बना दिया। जरा सोचने वाली बात है, जब किसी राजा के पास अपनी खुद की सेना ही नहीं रहेगी तो वो राजा कैसा? वही तो। और वो किसी दूसरे राज्य के राजा से कूटनीतिक रिश्ते या गठबंधन भी नहीं बना पाएगा, तो वो राजा सिर्फ नाम का रह जाता है, एक कठपुतली बन जाता है बस। बिल्कुल। सेना ब्रिटिश थी, वो वफादार ब्रिटिश ताज के प्रति थी, लेकिन उसका सारा खर्च और वेतन भारतीय राजा के खजाने से जा रहा था। वाह, क्या शातिर दिमाग था। इससे ब्रिटिश साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। उनके एक विशाल सेना तैयार हो गई और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों की जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। गजब का दिमाग था सच में। खैर, इसके बाद जब साम्राज्य फैल गया और लगभग सभी बड़े राजा कठपुतली बन गए, तो नीतियां अचानक से समाज के अंदर तक पैठ बनाने की तरफ घूमी। अब हम आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल पर, जो 1828 से 1835 तक रहा, और ये समय इसी सामाजिक बदलाव के लिए जाना जाता है। जी। बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के ऐतिहासिक सहयोग से सती प्रथा जैसी खौफनाक सामाजिक कुप्रथा को समाप्त किया। बहुत बड़ा कदम था ये। बिल्कुल। साथ ही कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगों का दमन करके राजमार्गों पर शांति स्थापित की
और सबसे महत्वपूर्ण, इसी समय लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का मुख्य माध्यम बनाया गया। हाँ, मैकाले की शिक्षा नीति। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। मतलब एक तरफ वेलेस्ली राजाओं को निहत्था कर रहा था, उन्हें लूट रहा था, और दूसरी तरफ बेंटिक सती प्रथा खत्म कर रहा था। क्या अचानक से ईस्ट इंडिया कंपनी का हृदय परिवर्तन हो गया था, या इस समाज सुधार और शिक्षा के पीछे भी कोई गहरा एजेंडा छिपा था? देखिए, हृदय परिवर्तन जैसी कोई चीज कॉरपोरेट साम्राज्यवाद में बिल्कुल नहीं होती है। वही मुझे लगा। बेंटिक का कार्यकाल ब्रिटिश नीतियों में एक अलग तरह का मोड़ जरूर था। सती प्रथा का अंत निस्संदेह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम था। हाँ, वो तो था। लेकिन इसे भारतीय समाज सुधारकों के भारी दबाव और सहयोग के कारण लागू किया गया था। अपने मन से नहीं किया उन्होंने। अच्छा, और अंग्रेजी शिक्षा का क्या चक्कर था? जब हम मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं ना, तो इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों का साम्राज्य अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसे चलाने के लिए हजारों क्लर्कों और निचले स्तर के अधिकारियों की जरूरत थी। तो क्या वो ब्रिटेन से लोग नहीं ला सकते थे? ब्रिटेन से इतने सारे अंग्रेजों को बुलाना और उन्हें भारी वेतन देना कंपनी के लिए बहुत महंगा सौदा था। अच्छा, तो कॉस्ट कटिंग चल रही थी। एग्जैक्टली। इसलिए मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी सोच, रुचियों और वफादारी में पूरी तरह से अंग्रेज हो। ओ, मतलब वो सस्ते अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारी चाहते थे जो उनके प्रशासनिक पहियों को घुमाते रहे बस। बिल्कुल। उनका कोई इरादा भारतीयों को ज्ञानी बनाने का नहीं था। लेकिन इतिहास गवाह है कि ये दांव उनके लिए आगे चलकर उल्टा भी पड़ा। मतलब आपने जो हथियार अपनी सहूलियत के लिए बनाया, उसी ने आगे चलकर बगावत की नींव रख दी। हाँ, और ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। कैसे? देखिए, उन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी इसलिए बनाया ताकि आज्ञाकारी क्लर्क मिल सकें। लेकिन इसी अंग्रेजी भाषा ने अनजाने में भारत के एक बड़े वर्ग के लिए दुनिया भर के विचारों की खिड़की खोल दी। जब भारतीय युवाओं ने अंग्रेजी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा होगा। बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति में समानता के विचारों के बारे में पढ़ा, लोकतंत्र के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो उनके अंदर भी अपने मानवाधिकारों और आजादी के प्रति जबरदस्त जागरूकता पैदा हो गई। और एक बात ये भी है ना कि अंग्रेजी भाषा ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक के भारतीयों को आपस में संवाद करने का एक माध्यम दे दिया। बहुत सही पॉइंट है ये। अलग अलग भाषाओं वाले लोग अब एक भाषा में बात कर सकते थे, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन को एक सूत्र में पिरोया। मतलब ये एक ऐसा साइड इफेक्ट था जिसकी कल्पना मैकाले ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। सच में इतिहास किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है। और बगावत की बात करें तो अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां कॉरपोरेट लालच और सत्ता की भूख ने सारी हदें ही पार कर दी हैं और एक बहुत बड़े विस्फोट को जन्म दिया। जी, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी की, जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा। डलहौजी, जी। हमारे नोट्स दिखाते हैं कि डलहौजी के कार्यकाल के दो बिल्कुल विपरीत चेहरे थे। एक तरफ वो आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे थे, जैसे 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच भारत की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, टेलीग्राफ लाइन का जाल बिछाया गया और आधुनिक डाक सेवा यानी पोस्टल सिस्टम की शुरुआत हुई। ये देखकर तो ऐसा लगता है जैसे देश अचानक से आधुनिकता की तरफ दौड़ पड़ा हो। लगता तो है, लेकिन उनका दूसरा और कहीं अधिक खौफनाक चेहरा था व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके काम करने का तरीका बड़ा सीधा लेकिन बेहद निर्दयी था। इसके तहत जिन भारतीय राजाओं का कोई अपना सगा या जैविक वारिस नहीं था ना, उन्हें गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार ही नहीं दिया गया। बिल्कुल। और ऐसे राज्यों को सीधे और जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। झांसी और सतारा इसके सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष तो सबको पता है। हाँ, तो इस सब का असल मतलब क्या है? यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या डलहौजी द्वारा लाई गई रेल, टेलीग्राफ और डाक सेवा सच में भारत के आम लोगों के विकास के लिए एक सौगात थी, या फिर ये विद्रोहियों को तेजी से कुचलने, अपनी सेना को कुछ ही घंटों में एक शहर से दूसरे शहर भेजने का एक मास्टरमाइंड तरीका था? देखिए, इस सवाल का जवाब न डलहौजी की नीतियों के जमीनी परिणामों में ही पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। रेलवे और टेलीग्राफ का मुख्य उद्देश्य भारत का सामाजिक या आर्थिक विकास बिल्कुल नहीं था। तो क्या था? अंग्रेजों को अपने इतने विशाल साम्राज्य को तेजी से नियंत्रित करने के लिए संचार और परिवहन के तेज साधनों की सख्त जरूरत थी। अच्छा। मान लीजिए कहीं कोई बगावत होती है
तो पहले घोड़े पर संदेश भेजने में हफ्तों लग जाते थे। हाँ, अब टेलीग्राफ से मिनटों में खबर पहुंचाई जा सकती थी। और रेलवे के जरिए रातों रात हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना वहां पहुंच सकती थी। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था। भारत के सुदूर अंदरूनी हिस्सों से कपास और दूसरा कच्चा माल खींचकर बंदरगाहों तक, और फिर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना हुआ महंगा माल भारत के गांव-गांव के बाजारों में तेजी से फैलाना। बिल्कुल। और ये सब रेलवे के बिना तो संभव ही नहीं था। तो मतलब विकास का कोई इरादा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये शुद्ध रूप से आर्थिक लूट और सैन्य नियंत्रण का एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग ढांचा था। बाप रे। और यही अंधाधुंध नियंत्रण, संसाधनों की लूट और जबरदस्ती के विलय की जो नीतियां थीं, वो अंततः उस ग्रेट टर्निंग पॉइंट की तरफ ले गईं जिसने पूरे इतिहास को झकझोर कर रख दिया। 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। जी, 1857 का विद्रोह। डलहौजी की नीतियों ने भारतीय राजाओं, जिनकी रियासतें छिन गई थीं, जमींदारों, जिनके अधिकार छिन गए थे, और आम जनता, जिसका खून चूसा जा रहा था, उन सब के मन में बारूद भर दिया था। और जब ये बारूद 1857 में फटा तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव ही हिला दी। देखिए, 1857 का विद्रोह इतना व्यापक और इतना हिंसक था कि इसके बाद लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को ये अच्छी तरह एहसास हो गया कि अब एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे इतने बड़े और अशांत देश को नहीं चलाया जा सकता। हाँ, हालात हाथ से निकल चुके थे। इसीलिए 1857 को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। राइट। विद्रोह के तुरंत बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू किया गया, और इसका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। और भारत का पूरा नियंत्रण अब सीधे ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के हाथों में आ गया। बिल्कुल। और इसी के साथ गवर्नर जनरल का जो पदनाम था ना, उसे बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। जी। वाइसरॉय का मतलब था ब्रिटिश सम्राट का सीधा प्रतिनिधि, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। कैनिंग। अब सत्ता सीधे तौर पर लंदन की संसद से नियंत्रित होने लगी थी, लेकिन सत्ता का चेहरा बदलने के बाद भी भारत के अंदर राष्ट्रवाद की जो आग 1857 में सुलग चुकी थी, वो बुझी नहीं, वो तो और भड़क गई। बल्कि जैसे जैसे हम 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं, ये आग और भी तेज होती गई। इस बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने नए और भी जहरीले तरीके अपनाए। और यहाँ नाम आता है लॉर्ड कर्जन का, जो 1899 से 1905 तक वाइसरॉय रहे। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने जो रणनीति अपनाई वो आज भी इतिहास में बांटो और राज करो की सबसे क्रूर नीति के रूप में जानी जाती है। डिवाइड एंड रूल। हाँ, उनका सबसे विवादित, खतरनाक और दूरगामी कदम था 1905 का बंगाल विभाजन। हाँ, नोट्स में साफ लिखा है कि हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को बीच से बांटकर राष्ट्रवाद की कमर तोड़ने का प्रयास किया गया था। अंग्रेजों ने दुनिया के सामने तर्क दिया कि भाई बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और वहां का प्रशासन ठीक से चलाने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटना जरूरी है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असलियत में बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद और बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा और शक्तिशाली केंद्र था। कर्जन इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। बिल्कुल, लेकिन इसका असर एकदम उल्टा हुआ। जनता इस चाल को समझ गई थी। जी, जनता समझ गई, और इसके सीधे विरोध में ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई, ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया और स्वदेशी चीजों को अपनाया। मतलब इसने पहली बार आर्थिक बहिष्कार को आजादी के हथियार के रूप में पेश किया। एग्जैक्टली। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सीधी चोट पहुंचाई। राइट। वैसे कर्जन के कार्यकाल में कुछ और प्रमुख कार्य भी हुए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और वे भी इसी नियंत्रण की नीति का हिस्सा थे। जैसे उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए लाया गया यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। अच्छा, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि विश्वविद्यालय क्रांतिकारियों के अड्डे बन रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए पहली बार पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की शुरुआत भी कर्जन के समय में ही हुई थी। ये तो काफी अहम जानकारी है। खैर, कर्जन के जाने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन और भी आक्रामक हो गया। जी।
अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा तेजी से पलटें और सीधे 1926 से 1931 के बीच के दौर में आए, तो उस समय लॉर्ड इरविन भारत के वाइसराय थे। इरविन का दौर। हाँ, और ये राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही निर्णायक और अलग तरह का चरण था। देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। लाखों लोग नमक कानून तोड़ रहे थे, टैक्स देने से मना कर रहे थे और पूरे देश की व्यवस्था एक तरह से ठप पड़ने लगी थी। और यहीं पर ना हमें ब्रिटिश सत्ता के रवैये में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कैसा बदलाव? देखिए, इससे पहले के वाइसरॉय सिर्फ कानून थोपते थे, लेकिन इरविन के समय में जन आंदोलन का दबाव इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया कि अब वे सिर्फ आदेश देकर राज नहीं कर सकते। उन्हें भारतीयों के साथ एक मेज पर बैठकर बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा। इसी दबाव का नतीजा था 1931 का गांधी-इरविन समझौता, जो ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच बराबरी के स्तर पर होने वाला एक ऐतिहासिक समझौता था। बराबरी के स्तर पर, ये बड़ी बात है। हाँ, और इसी दौरान भारत के राजनीतिक भविष्य और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित किए गए। यानी जो शासक कभी भारतीय राजाओं को अपने दरबार में खड़ा रखते थे, वे अब समझौते की मेज पर बैठने को मजबूर हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन आज़ादी की मंजिल अभी भी दूर थी और ये लंबा संघर्ष अंततः हमें ले जाता है 1947 तक और हमारे अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन तक। माउंटबैटन को लंदन से सिर्फ एक ही काम सौंपकर भेजा गया था, भारत को सत्ता सौंपना और ब्रिटिश राज का बोरिया बिस्तर समेटना। जी। इसके लिए माउंटबैटन योजना सामने आई, जिसने पूर्ण स्वतंत्रता और विभाजन की अंतिम रूपरेखा दुनिया के सामने रखी। 1947 में भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन इसके साथ ही विभाजन की एक बहुत बड़ी रक्तरंजित और दर्दनाक त्रासदी भी आई। बहुत बड़ी त्रासदी। भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। और एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबैटन ने कुछ समय के लिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया, ताकि सत्ता का हस्तांतरण सुचारू रूप से हो सके। देखिए, अगर हम इन सारी घटनाओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें ना, तो हमें इतिहास की एक बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाली सच्चाई दिखाई देती है। वो क्या? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के जरिए धर्म के आधार पर बांटने के जो नफरत के बीज बोए थे, वे अचानक से खत्म नहीं हुए थे। हाँ, वो तो है। दशकों तक वे बीज समाज के अंदर पनपते रहे, जहरीली राजनीति के रूप में जड़ें जमाते रहे। और अंततः 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन के समय में वे एक खूनी त्रासदी यानी देश के विभाजन के रूप में एक बहुत बड़े और भयानक पेड़ में बदल गए। बाप रे, ये तो नीतियां भले ही अलग अलग दशकों में अलग अलग वायसरायों ने बनाई हों, लेकिन उनका असर एक लंबी श्रृंखला में जुड़ता चला गया। ये एक बेहद विचारणीय नजरिया है। मतलब इतिहास सच में अलग अलग तारीखों और घटनाओं का कोई बिखरा हुआ समूह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी, निरंतर और एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानी है, जहां 100 साल पहले लिया गया एक प्रशासनिक फैसला 100 साल बाद की पीढ़ियों का भविष्य तय कर देता है। Exactly. अब अगर हम अपनी आज की इस चर्चा का एक संक्षिप्त सार निकालें, जैसा कि हमारे विजुअल नोट्स के मैट्रिक्स में दिया गया है, तो इसे ऐसे याद रखा जा सकता है। जी बताइए। सत्ता के इस खेल की शुरुआत में पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। 1857 के गदर के बाद जब ताज का शासन आया तो पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग। और इस साम्राज्य का अंत करने वाले अंतिम वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबैटन। अगर हम सबसे विध्वंसकारी नीतियों की बात करें तो व्यपगत का सिद्धांत यानी बिना वारिस वाले राज्यों को हड़पने वाली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी से जुड़ी है जी। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन की दिमाग की उपज थी। और ये सारी जानकारी आज के संदर्भ में जानना क्यों जरूरी है? हाँ, क्यों जरूरी है? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल के रूप में सामने आती है, हाँ, बल्कि इसलिए क्योंकि आज हम अपने आसपास जो भी प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं, चाहे वो थानों में दरोगाओं के काम करने का तरीका हो, जिले में कलेक्टर की ताकत हो, देश भर में फैला रेलवे का नेटवर्क हो, हाँ, या फिर हमारी सिविल सेवा प्रणाली का पूरा ढांचा हो, इन सब का आधार, इनका डीएनए और इनकी शुरुआत इसी ब्रिटिश कालखंड में तय की गई थी। राइट। वर्तमान भारत की जड़ों को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये ढांचा किन लोगों ने और किन इरादों के साथ बनाया था। बिल्कुल सही कहा आपने। इतिहास हमें सिर्फ अतीत की सैर नहीं कराता है, बल्कि वो हमें आज के हमारे समाज और सिस्टम की खामियों और ताकतों को एक नए नजरिए से देखने की दृष्टि भी देता है। जी।
अब इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार किया जाए। वो क्या? जरा सोचने वाली बात है कि यदि 1857 का वह ऐतिहासिक विद्रोह सफल हो जाता और ईस्ट इंडिया कंपनी उसी समय भारत से हमेशा के लिए बाहर खदेड़ दी जाती, तो क्या भारत का आधुनिकीकरण जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, शिक्षा और संचार एक बिल्कुल अलग और स्वदेशी दिशा लेता? काफी दिलचस्प सवाल है ये। क्या हम जापानी मॉडल की तरह अपना खुद का तकनीकी विकास करते, या फिर एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के अभाव में आपसी संघर्ष के कारण ये पूरा विकास और आधुनिकीकरण पूरी तरह से दशकों के लिए ठहर जाता? सोचने वाली बात तो है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए।